नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दुनिया भर में अस्थमा के कुल मामलों में करीब 13% मामले अकेले भारत से हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अस्थमा से होने वाली ग्लोबल डेथ्स में भारत की हिस्सेदारी 42% से भी ज्यादा की है। यह आंकड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बीमारी से पीड़ित 90% रोगियों को सही उपचार तक नहीं मिल पाता। आज विश्व अस्थमा दिवस है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। समझेंगे कि आखिर भारत में अस्थमा क्यों विकराल रूप लेता जा रहा है, इसकी वजहें क्या हैं, बचना कैसे है, कब इंटरवेंशन की आवश्यकता है और पूरी दुनिया में अस्थमा को लेकर क्या क्या हो रहा है। करेंगे इस पूरे मसले पर बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अस्थमा यानी सांस से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जो रोगी को जब अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है तब इसका पता चलता है। दरअसल अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक ऐसी बीमारी है जिसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। देश में इस बीमारी के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से जुड़े वैश्विक आंकड़ों की अगर बात करें तो दुनिया भर के कुल मामलों में करीब 13% मामले अकेले भारत से हैं। वहीं अस्थमा से होने वाली कुल ग्लोबल डेथ में 42% से अधिक की हिस्सेदारी भारत की है। ये आंकड़े बेहद चिंता की बात है, लेकिन ये चिंता यही नहीं रुक जाती। करीब 90% अस्थमाग्रस्त लोग आज भी बीमारी का सही इलाज नहीं ले पा रहे हैं। भारत में करीब 3 करोड़ 40 लाख लोग अस्थमा से ही पीड़ित हैं। बच्चे, युवा, अधेड़ और बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोग अस्थमा के खतरे को झेल रहे हैं। इसके कारणों की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्थमा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा परिवार में पहले से किसी को अगर अस्थमा या एलर्जी की शिकायत हो तो ऐसी स्थिति में भी ये बीमारी परिवार में किसी को हो सकती है। साथ ही बार बार सांस संबंधी संक्रमण होने के चलते भी इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग कोहरे के संपर्क में आने से, धूल या मिट्टी के कणों से संपर्क में आने से अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में कठिनाई होना, एक्सरसाइज करते समय या भारी सामान उठाने पर खांसी आने, सीने में जकड़न और दर्द के बने रहने, बेचैनी या घबराहट होना और बार बार सांस संबंधी संक्रमण होना इसके मुख्य लक्षण हैं। ये सभी लक्षण अस्थमा की ओर इशारा करते हैं। अस्थमा के इलाज और बचाव की बात करें तो इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों और एहतियात के जरिए इसके खतरे को कम किया जा सकता है। इसके बचाव के लिए इसको ट्रिगर करने वाले कारक जैसे वायु प्रदूषण में धूल धुएं से दूर रहने के अलावा हेल्दी डाइट और नियमित योग और एक्सरसाइज से इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं अस्थमा से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को इन्फ्लुएंजा के टीके लगवाने चाहिए। जिन्हें अस्थमा अटैक का खतरा रहता है, डॉक्टर ऐसे लोगों को हमेशा साथ में इनहेलर रखने की सलाह देते हैं। फिलहाल अस्थमा रोगियों को ज्यादा नींद लेने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो जल्दी पच जाए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो अस्थमा के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बहुत बड़ी आबादी को इस बीमारी ने परेशान किया हुआ है और हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी परिवार में कोई अस्थमा का रोगी हो तो फिर सिर्फ वो रोगी ही नहीं, पूरा परिवार परेशान रहता है। इसलिए इस पर बातचीत करना बहुत आवश्यक है। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम जग्गी, डायरेक्टर हैं अस्थमा चेस्ट एलर्जी सेंटर, दिल्ली से हैं हमारे साथ। डॉक्टर जग्गी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक नागिया सर, जो कि हेड हैं पल्मोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर नागिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं इरा त्रिवेदी, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। इरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। डॉक्टर जग्गी, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और कुछ बुनियादी सवाल अस्थमा को लेकर। अस्थमा क्या है, ये हम मोटा मोटा रूप से अब थोड़ा इसके बारे में जानकारी लोगों को है।
लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है सर? ये आनुवंशिक प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ये किसी को भी हो सकती है या कुछ लापरवाहियों से होती है? तो अस्थमा एक एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एलर्जी का मतलब है बॉडी की अपनी नेचर या प्रवृत्ति होना कि उसके कुछ पार्ट बहुत सेंसिटिव हैं उन चीजों से जो वातावरण में खाने पीने में मौजूद है। तो ये होती उनके अंदर है जिनमें फैमिली में ये एलर्जी का जीन चलता है। फिर उसके साथ इंटरैक्ट करती है एनवायरनमेंट, आपका रहना सहना कितना हेल्दी या अनहेल्दी है, पोल्यूशन, पोलन्स, फंगल स्पोर्स वगैरह वगैरह। तो लापरवाही की वजह से मैं नहीं कहूंगा कि ये हो जाती है, लेकिन जिनको है अगर वो लापरवाही करेंगे उनका अस्थमा बिगड़ेगा, अगर वो उसका ध्यान अच्छे से करेंगे तो उनको अस्थमा के लक्षण कम होंगे। पर ये कहना बहुत उचित नहीं है कि लापरवाही की वजह से हो जाती है। अब मेरी आंखों में चश्मा लगा है तो ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं है, ये मेरे फैमिली में जीन है, ट्रेट है, इसलिए मुझे है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर नागिया, सबसे ज़्यादा ये भी कहा जाता है कि क्या कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ फाइंडिंग्स भी पढ़ रहा था कि ये शायद ज़्यादा फीमेल एडल्ट्स में होती है इन कंपैरिजन टू मेल एडल्ट्स। एक स्टडी बता रही थी कि 9.7% ऑफ फीमेल एडल्ट्स कंपेयर टू 6.2% ऑफ मेल एडल्ट्स। तो ये क्या वाकई में क्या ये जेंडर बेस्ड इस तरह का डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं? और दूसरा इसी में एक और बात है कि ये बुजुर्गों में होता है, वयस्कों में होता है या बच्चों में ज्यादा है? थोड़ा इसको समझाइए सर कि कौन से ग्रुप हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। देखिए, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो हर ग्रुप में हो सकती है, ऐसा कोई ग्रुप लिमिटेशन नहीं है उसका। ये देखा गया है स्पेशली बच्चों में जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है टू आउटसाइड एयर पोल्यूशन, टू पोलन्स, टू और कितने सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, उन सब से उनमें ज्यादा होने की संभावना रहती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब वो अस्थमा अंडर कंट्रोल आ जाता है उनका, और फिर अगर उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता है तो फिर एक प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीज बन के रह जाता है। जहां तक जेंडर का सवाल है, इसमें अस्थमा कई प्रकार के होते हैं, एलर्जिक होते हैं, नॉन एलर्जिक होते हैं, ऑक्यूपेशनल होते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होते हैं, कई बार इमोशन से भी अस्थमा ट्रिगर ऑफ हो सकते हैं। बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत डिप्रेशन से, एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाने से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। कुछ अस्थमा का रिलेशन हार्मोन्स के साथ एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी रिलेटेड होता है। सो अस्थमा का जो पैथोलॉजी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ पैथोलॉजी है, पर हमें ये समझना है कि इसको इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लें, डायग्नोसिस बन जाए तो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। ऑलराइट सर, इरा अब आपके पास आना चाहेंगे। और अस्थमा की जब जब बात होती है तो एक लॉन्ग टर्म इसका कोर्स तो चलता ही है, लेकिन साथ ही साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए भी कहा जाता है, एक संतुलित जीवन जीने के लिए भी कहा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि योग प्राणायाम से भी इसमें मदद मिल सकती है। कैसे मैनेज करें? योग में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे हम अस्थमा को मैनेज कर सकें? डॉक्टर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ट्रिगर होता है, तो काफ़ी टाइम ये एक अस्थमा का एक ट्रिगर होता है। तो हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिशिएट करना होता है, और इसमें क्या होता है, जो जितने भी योग में हम एक डीप रिलैक्सेशन होता है, जब हम वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ट्रिगर हो जाता है। तो अस्थमा के लिए जो क्रियाज होती हैं योग में, यो क्रियाज का मतलब क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती हैं। कपालभाति आप अगर ले लो, नाउली ले लो आप, ये हम लोग एक कुंजल क्रिया करते हैं, उसमें हम पानी लेते हैं और एक अंदर एक थ्रेड करते हैं, वो ऑफ कोर्स अंडर सुपरवाइज टीचर करना चाहिए। कुंजल क्रिया बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि उससे काफ़ी सारा म्यूकस निकलता है फ्रॉम द बॉडी, एंड अस्थमा में क्या होता है, म्यूकस कलेक्ट हो जाता है और वो ही काफ़ी डेट्रीमेंटल हो जाता है। प्राणायाम में सबसे दो अच्छी प्राणायाम कपालभाति जो एक क्रिया है, ऑलमोस्ट प्राणायाम इसको माना जाता है, और अनुलोम विलोम। ये दो इतनी सिंपल प्राणायाम है जो सभी लोग कर सकते हैं, इसमें बहुत कम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो अगर अस्थमा से कोई भी सफ़र कर रहा होता है, ये आप मान के चलो कि मैंडेटोरी है आपके लिए,
क्योंकि एस्थमा जैसे डॉक्टर ने बोला एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या बहुत सारी एक मीनिंग कभी कभी बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जस्ट लीडिंग टू वन प्रॉब्लम। सो ये होता है। दूसरी चीज़ योग आसनों में जो चेस्ट ओपनर्स होते हैं, जितने भी योग आसन हमारे चेस्ट को खोलते हैं, आप ये मान के चलो कि जो चेस्ट खोल रहे हैं ये आपके जो म्यूकस के कारण हमारे एल्वुली सब चिपक जाती है, तो ये हमारे छाती को खोलती है और हम अच्छी लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो यानी कि योग में भी, प्राणायाम में भी, और जो क्रिया होती हैं जो ईरा ने जिनका जिक्र किया, आई एम श्योर कि बहुत सारी क्रियाओं के बारे में हमारे दर्शकों को मालूम भी होगा। और थोड़ा हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो चीज़ें हैं, जो स्पेशल अगर कुछ क्रिया हैं, ईरा अगर उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएं तो वो भी हम करेंगे अपने दर्शकों के लिए। लेकिन फिलहाल एक दो मैं आसन भी बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल हैं। ज़रूर ज़रूर ईरा। लेकिन वापस अभी डॉक्टर जग्गी के पास आएंगे। डॉक्टर जग्गी, बहुत बुनियादी एक सवाल, ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि वो कौन सी एज है जिसमें एस्थमा स्टार्ट होता है, या कौन सी कोई वल्नरेबल एज है, और हमें कब या तो प्रिवेंशन वाले जो मेजर्स हैं वो अपना लेने चाहिए, या फिर कोई जांच ऐसी हो जिससे हम पहले पता लगा पाएं कि हम संवेदनशील हैं अस्थमा के लिए या नहीं। तो वो एज कौन सी है और वो फैक्टर्स कौन से हैं जो संवेदनशील बनाते हैं इस बीमारी के प्रति? जैसे डॉक्टर नागिया भी बता रहे थे, एस्थमा कई प्रकार का होता है, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक। एलर्जिक ज्यादा कॉमन होता है और थोड़ा सा आसान होता है समझना। एलर्जिक एस्थमा आमतौर पे उन फैमिलीज के बच्चों में पाया जाता है जिनमें ऑलरेडी पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को, ब्लड रिलेशंस को कोई एलर्जी है। छपाकी होना, छींक जुकाम नजला होना, फूड एलर्जीज होना या एस्थमा होना वगैरह। तो ये आमतौर पे बचपन में 2 से 5 साल की उम्र में अपने लक्षण दिखाने लगता है। ऐसे छोटे बच्चों को बार बार कहते हैं कि इनका बच्चों का गला खराब रहता है, छींक जुकाम नजला रहता है। जब इनको वायरल इन्फेक्शन होती है, इनकी खांसी लंबी देर चलती है, जाती नहीं है, सांस में इनके साए साए की आवाज आने लगती है या पसलियां चलने लगती हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन बच्चों का ओवर सेंसिटिव है और इनको मोस्ट प्रोबेबली चाइल्डहुड एस्थमा है। एस्थमा, जितना भी एस्थमा जब कभी प्रतीत होना है, 60 to 80% वो बचपन में आ जाएगा। 20 to 40% किसी भी उम्र में आ सकता है, 50 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है। बट अगर एक मेजॉरिटी की बात करें तो वो बचपन में आने लगता है। एक एलर्जिक मार्च होती है, जैसे 26 जनवरी के दिन अपना परेड चलती है ना, पहले झांकी एक आती है, फिर दूसरा आता है, फिर एयरफोर्स आता है। इसी तरीके से एलर्जी की मार्च होती है, पहले स्किन में आती है, फिर नाक में आती है, फिर सांस के रस्तों में आती है। तो ये कुछ क्लूज हैं जो बताते हैं कि बच्चे को एस्थमा डेवलप हो रहा है या पर्सन को एस्थमा डेवलप हो रहा है। प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि लक्षण को इग्नोर ना करें। ये तो सिर्फ लंबी खांसी है, ये तो सिर्फ ब्रोंकाइटिस है, ये तो सिर्फ एलर्जी है, एलर्जी का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बड़े डिफीटिस्ट थॉट्स हैं। एस्थमा का अगर एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका इलाज इतना आसान है, समाधान इतना आसान है कि कई दफा पेशेंट को बाद में लगता है कि इतने साल मैंने पहले क्यों बर्बाद किए, इसका उपाय तो इतना सिंपल था। इट्स ऑलमोस्ट के आपको दिखाई नहीं देता और आप अंधों जैसे घूम रहे हो, लेकिन चश्मा लगा के साफ दिखता है। इट इज ऑलमोस्ट एज सिंपल एज दैट। चश्मा लगाइए, आगे बढ़िए, एस्थमा का इलाज करिए, आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली डॉक्टर। इनफैक्ट बहुत सारी, सिर्फ अस्थमा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हम सिर्फ ये सोच के कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ऑपरेशन, ये सब सोच के हम लोग एक अवधारणा बना देते हैं अपने मन में, और बाद में पता चलता है कि अगर हम समय पे डायग्नोस करके हॉस्पिटल चले जाते तो बहुत ही आसान इलाज होता। अस्थमा के मामले में भी यही है, समय पर आपने पहचान लिया और इलाज शुरू कर दिया तो बहुत ही आसान इलाज है। डॉक्टर नागिया, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, पूरी दुनिया में पूछा जाता है और इस पर बड़ी बहस होती है। क्या वाकई में एस्थमा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा आप वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले लोगे तो ये एस्थमा कुछ नहीं है।
और जबकि कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो सच्चाई क्या है सर? बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स मान सकते हैं हम। एक तो ये कि किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे एज़मा है, पर वो एज़मा नहीं है, वो सिर्फ एंजाइटी की वजह से उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है। वो तो एक एंटिटी है। दूसरा एंटिटी हम इसको ये भी मान सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से एज़मा प्रेसिपिटेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि बहुत एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से भी एस्मा प्रेसिपिटेट हो सकता है, एज़मा लाइक सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। अगर एज़मा के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश से हों, तो फिर वो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड में चला जाता है। सो दो अलग अलग चीजें हैं जिनके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है हमारे को, और दोनों को ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनका एंजाइटी रिलेटेड ब्रेथलेसनेस होता है, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। सो उनका डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट सेपरेट होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी भी एक्सट्रीम इमोशन से, हंसने से, रोने से, डिप्रेशन में जाने से, उसकी वजह से उनका एज़मा ट्रिगर ऑफ हो जाता है, जिसका ट्रीटमेंट एक अलग से होता है। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे एक सिंपल से टेस्ट से, जिसको कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अगर आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी नहीं करवाते हैं तो उससे भी सिंपलर एक तरीका है जिसको पीक फ्लो मीटर कहते हैं। एक छोटा सा डिवाइस आता है, कुल 400-500 रुपए का आता है। बस उसके अंदर फूंक मारिए और देखिए कि उसके अंदर कितना आ रहा है वैल्यू। उस वैल्यू से आपको पता लग सकता है कि एक पेशेंट को एज़मा है, साइकोलॉजिकल ड्रिवन एज़मा है, या साइकोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन है। सो ये दो एंटिटीज हैं जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। इरा, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ आसान भाषा में कुछ आसान क्रिया, प्राणायाम या आसन अगर कुछ बता पाएं जो उनको हेल्प करें एस्थमा के न सिर्फ प्रिवेंशन में, बल्कि अगर किसी को एस्थमा है तो उसके मैनेजमेंट में भी। तो सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कपालभाति क्रिया। अपने आप फिंगर को नोज के नीचे रखिए और जोर से आप ब्लो करिए, और आप देखेंगे कि आपकी इनहेलेशन ऑटोमेटिक है। और मेरे आप अगर पेट को देखेंगे तो जब मैं ब्लो करती हूँ तो पेट अंदर जाता है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्लो आउट कर रही हूँ और जो इनहेलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो आप थोड़े से ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। ये आप करिए, इसको आप 50 टाइम्स कर सकते हैं लगातार। और फिर आप करिए ब्रेथ रिटेंशन, माने कि कुंभक की प्रैक्टिस। बस अपनी ब्रेथ को रिटेन करिए अंटिल यू फील हीट इन योर चेस्ट। आपको छाती में कुछ गर्माहट सी लगनी चाहिए, और जब आपको बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा, आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्रेथ को रिलीज करिए। तो ये हुआ कपालभाति क्रिया। अब मैं बताऊंगी आपको अनुलोम विलोम। अपना सीधा हाथ लीजिए, विष्णु मुद्रा बनाइए, मिडिल फिंगर, पॉइंटर फिंगर ऑन द पाम, एल्बो क्लोज टू द बॉडी। आप अपने थंब को नॉस्ट्रल, दोनों दूसरी फिंगर्स को लेफ्ट, आराम से राइट को क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल, होल्डिंग दोनों को बंद, और एक्सहेल आप राइट से करें, लेफ्ट बंद। नाउ इनहेल फ्रॉम द राइट, होल्ड करें दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद, और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करें, राइट नॉस्ट्रल बंद। मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया क्योंकि यहाँ समय की कमी है, बट हम क्या कर रहे हैं कि अपने सांस को हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं। लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से रिलीज कर रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से रिलीज कर रहे हैं, और हम अपने दोनों नॉस्ट्रल्स को हम बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इसको 5 मिनट से शुरुआत करिए, और धीरे 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 आप इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। नाउ चेस्ट के लिए सबसे बहुत ही अच्छा आसन हमारे चेस्ट, छाती को खोलने के लिए है भुजंगासन, और मेरा दूसरा फेवरेट आसन है हल आसन। हल आसन जो है आपकी पूरी छाती को खोल देता है, और बहुत इजीली जो है वो ब्रेथ इनहेल और एक्सहेल होती है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर लेती हूँ। भुजंगासन तो काफ़ी सिंपल है, इसको ऑलरेडी काफ़ी लोग जानते हैं, पर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है मत्स्य आसना। तो मत्स्य आसन भी काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको कोई नेक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोनों हाथ को अपने बॉडी के नीचे डालिए कि आपके एल्बोज ऑलमोस्ट टचिंग हैं, एल्बोज ऑलमोस्ट टचिंग, पाम्स जो हैं आपके फ्लोर में हैं। फिर सांस लेके आप ऊपर आएं और अपनी एल्बोज को और पास करें, पूरी छाती को खोलिए, और धीरे धीरे धीरे
अपने सिर को आप नीचे ले जाएं कि वो टच कर रहा है, तो आपका सिर नीचे टच करना चाहिए, तो फ्लोर से सपोर्ट है। और यहाँ आप अपनी पूरी छाती खोलिए और लंबी गहरी सांस लें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लंग्स खुलते हैं, ऑक्सीजनेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है। और इसको आप थोड़े समय के लिए होल्ड करें। कोई आपको गले में अड़चन नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर आराम से ऊपर आएं, बस एक हल्का सा रेस्ट करें यहाँ पे शवासन में, और धीरे धीरे आप अपने नेक को साइड टू साइड करें, क्योंकि कभी ये आपके सर्वाइकल स्पाइन पे काफ़ी ये जोर लगता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस आसन में। फिर आराम से आप ऊपर आ सकते हैं। तो वर्ल्ड एस्थमा डे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं एस्थमा की, उसको कैसे रोका जा सकता है। न सिर्फ प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि खुदा ना खास्ता किसी को अस्थमा अगर है या अस्थमाटिक सिम्टम्स हैं तो फिर उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर जग्गी, अस्थमा के बारे में हम जब बात करते हैं, एक बात हर कोई कहता है जो अस्थमा से पीड़ित है, वो कहता है कि ट्रिगर्स, जो हमारे अस्थमा के ट्रिगर्स हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर्स लोग बताते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन एक अवधारणा ये भी है कि आपके घर में यदि कोई पेट है, माना डॉग है या कैट है या दूसरे पेट हैं, तो वो भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो क्या ऐसा वाकई में होता है? और अगर होता है तो ट्रिगर्स किसी भी तरह के हों, उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? दीपक जी, एस्थमा एक ऐसी चीज है कि सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे एस्थमा के मरीज के सांस की नलियां बहुत सेंसिटिव हैं। कुदरत ने या भगवान ने वैसी बनाई है और वो वैसी रहेंगी। वो छुई मुई के पेड़ जैसी हैं, कुछ भी चीज जाके उसे टच करती है तो वो सिकुड़ जाता है। अब वो चीजें, ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? वो इतने ज्यादा हैं और इतने वेरीड हैं। धूल, मट्टी, पोलन्स, अगर सीजन अच्छा है तो ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, टेम्परेचर की, घर में धूप, अगरबत्ती, वायरल इन्फेक्शंस, इमोशनल अपसेट्स वगैरह वगैरह। तो इन चीजों से बच। और आपने जैसे पेट्स का बोला, पेट्स की भी प्रॉब्लम होती है। इंडिया में समहाउ इतनी ज्यादा पेट ओनरशिप भी नहीं है और इतनी ज्यादा एलर्जी भी नहीं है। सो इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी ए प्रॉब्लम इन सम केसेस। उससे ज्यादा प्रॉब्लम है पोलन्स की, डस्ट की, डैंडर्स की, फंगल स्पोर्स की वगैरह, वायरल इन्फेक्शंस की। अब देखा जाए तो ये सारे एक्सपोजर्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल हैं। आप इनसे कुछ हद तक बच सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, धूल मट्टी का ध्यान कर सकते हैं, डस्टिंग एक तरीके से कर सकते हैं वगैरह। लेकिन अगर एक फिल्मी डायलॉग ही मैं इस्तेमाल करूं, इनसे बचना सारी चीजों से मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो आप बचने की कोशिश जरूर करें, लेकिन साथ में जो इससे अच्छा सिंपल उपाय है कि इनहेल्ड प्रिवेंटेटिव दवाई अगर रेगुलर इवन वंस अ डे ली जा रही है, तो वो जो ट्रिगर वहां जा रहा है वो वहां जाके इन्फ्लेमेशन गड़बड़ नहीं करेगा, वो वहां पे जाके ऐसे गड़बड़ नहीं करेगा। इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसके लिए भी थोड़ा सा रियलिस्टिक रहें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में एस्थमा अच्छा नहीं कंट्रोल हो पाता, उसकी ये है कि लोगों के मन में धारणाएं बहुत हैं गलत किस्म की। इनहेलर्स की हैबिट पड़ जाएगी, इसमें तो स्टेरॉइड होते हैं, इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी, जैसे ही ठीक हो जाए मैं बंद क्यों नहीं कर दूं। अगर डॉक्टर पेशेंट को ठीक से समझा पाता है, पेशेंट समझ पाता है, मुझे लगता है 99% लड़ाई एस्थमा की तो वहीं के वहीं हमने जीत ली होती है। बिल्कुल। मैं मैसेज देना चाहूंगा कि बचाव जरूर करें, चाहे वो पेट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एस्थमा का जो इनहेल्ड मेडिकेशन है, जो प्रिवेंटेटिव है, और अब 50 साल से यूज हो रहा है, उसका अच्छा बुरा सब पता है। इट्स वेरी वेरी सेफ। इट्स सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर चिल्ड्रन। तो उसको लेने में कतराए ना, कतराने में एस्थमा के मरीज का नुकसान होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डॉक्टर डांगिया, वो चीज़ें जो एक कॉमनर के लिए आप कहना चाहेंगे, जिनको अस्थमा है, जो संवेदनशील है, उसके लिए हमने उन पर बात की, लेकिन एक स्वस्थ आदमी वो अस्थमा से हमेशा बचा रहे, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? ये मेरे से पूछा आपने? यस सर, डॉक्टर नागिया जी, आपसे। जी, सो बेसिकली स्वस्थ आदमी को अस्थमा से बचने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले पोल्यूशन से बच के रहें। कुछ लोगों को बार बार खांसी जुकाम होता रहता है, इनिशियली अस्थमा नहीं होता, पर हमने देखा है कि रेकरेंट खांसी जुकाम होना भी एक ट्रिगर होता है अस्थमा डेवलप होने के लिए।
सो इन लोगों को बहुत जरूरी है कि अपना जो खांसी जुकाम है उसको प्रॉपरली ट्रीट कराएं, उसको प्रिवेंट करें, ताकि वही ना हो तो आगे एस्मा भी डेवलप नहीं होगा। एक कॉमन कारण एस्मा डेवलप होने का गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स भी होता है, जिसमें पेट में एसिडिटी की वजह से हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करें। एक आजकल स्वस्थ लोगों में जो हमने देखा है, जो थोड़े से ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं, उनमें एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के भी काफी लिंक्स पाए जा रहे हैं एस्मा के साथ। ओह, सो ये 3 4 5 कंडीशंस हैं जिनको अगर हम अवॉइड कर सकें या उनका टाइमली इलाज कर सकें तो एस्मा डेवलप होने की संभावना कम रहेगी। एब्सोल्युटली। इरा, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ समझना चाहूँगा। आपने बहुत सारे प्राणायाम और क्रियाओं के बारे में बात की, लेकिन क्या कोई आहार है जिसको मैनेज किया जा सकता है अलॉन्ग विद यू, और जो भी आपने आसन और क्रियाज बताई हैं उनके साथ आहार कैसा हो? इसमें जो मैं आपको बोलती हूँ कि म्यूकस एस्मा में बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए हमको जो हमारे लाइफस्टाइल में हैं वो हमको लेस म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड्स खाने हैं। हमको, जैसे डॉक्टर ने अभी बोला, एनवायरनमेंट शुड बी लेस पोल्यूटिंग। आप अगर पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हो, आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप एयर प्योरीफायर्स अच्छे से चलाएं, ह्यूमिडिफायर्स अच्छे से चलाएं, कि वो ज़्यादा ड्राइनेस नहीं हो। तो टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, और खाने में लेस म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड। फॉर एग्जांपल केला से बहुत म्यूकस बढ़ता है। जो थोड़े से जो म्यूकसी टाइप के फूड होते हैं वो म्यूकस क्रिएट करते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है सब पहचानना कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर जो होता है म्यूकस प्रोड्यूस करता है, तो कोकोनट वाटर अगर बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कट डाउन कर लेना चाहिए। तो जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल इवन भिंडी अगर आप उसको खोलो तो अंदर म्यूकसी होती है वो भिंडी। तो भिंडी और जो दूसरे नाइट शेड वेजिटेबल्स उनको बोलते हैं, उनको भी आप कम कर लें। तो जो भी खाना तो दिखने में अपने टेक्सचर में म्यूकसी हो, म्यूकस जैसा हो, उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, वो आपके लिए इतना भला नहीं करेगा। और ज़्यादा ठंडा खाना भी नहीं खाना चाहिए आपको। जैसे आइसक्रीम होता है जो बिल्कुल ठंडा खाना होता है, वो खाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो हीटिंग फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंजर, ये आपके म्यूकस को ब्रेक डाउन करेगा। पेपरमिंट, ये वाले जो होते हैं ये आपके म्यूकस को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये आप थोड़ा सा जानिए कि आस्मा के कारण होता है एक्सेस म्यूकस। बहुत सिंपल तरीके से मैं बोल रही हूँ। तो म्यूकस को हमको कट डाउन करना है, और ऐसे बहुत सारा हम खाना खाने से कर सकते हैं। हम बहुत सारे अपने क्योर्स कर सकते हैं खान पान से, पर हम इतने अटेंशन नहीं देते हैं, और इससे हमारे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो समय पर इनका भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है, जो 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 एलर्जी हो सकती है जिन फूड से, आपको उनके बारे में भी पता करना। विदेशों में तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है, तो इंडिया में भी किन किन चीज़ों से आपकी एलर्जी हो सकती है, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, उनको आप अच्छे से पता करके रखें ताकि आपको ट्रिगर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर जग्गी। यस मैम, एब्सोल्युटली डॉक्टर जग्गी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नागिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ईरा त्रिवेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत, नमस्कार।